प्यारे बच्चों, जैक और जेसीईआरटी द्वारा निकाला गया क्वेश्चन बैंक सह उत्तर के प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे चैप्टर बाय चैप्टर। व्यष्टि अर्थशास्त्र का कंप्लीट हो चुका है। समष्टि अर्थशास्त्र में चैप्टर 1, 2, 3 तक का कंप्लीट कर दिए हैं। यदि उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो इकोनॉमिक्स जो है आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी बच्चों के लिए एक ही चीज़ पढ़ना है, केवल एग्जाम अलग अलग होगा। 4 तारीख को साइंस कॉमर्स का एग्जाम है और 6 तारीख को आर्ट्स का एग्जाम है। तो ये सारे प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चौथा चैप्टर है आय और रोजगार का सिद्धांत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है, बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो बाजार का नियम जो है वो जेबी से ने प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, इनका कथन है। दूसरा है, जेबी से का बाजार नियम किस पर लागू होता है? तो वस्तु विनिमय पर और मुद्रा विनिमय पर, ये दोनों पर होता है, इसलिए सी हो जाएगा उपरोक्त ए और बी दोनों पर। प्रतिष्ठित सिद्धांत यह मानकर चलता है कि जो कुछ बनाया जाता, बचाया लिखा गया है, बनाया जाता है वह पूर्ण रूपेण विनियोग कर दिया जाता है। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है? तो ए है आपका, अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है, और बी अति अथवा निम्न उत्पादन असंभव। ये दोनों प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री का मानना था, इसलिए सी हो जाएगा ए और बी दोनों। पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती है, यह कथन जेबी से का है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जेबी से। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जे एम केन्स ने 1936 में लिखी है। किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो प्रभावपूर्ण मांग पर। प्रभावपूर्ण मांग का फॉर्मूला होता है ईडी बराबर सी प्लस आई। ईडी हो गया प्रभावपूर्ण मांग, ये उपभोग संबंधी मांग, इसको कहते हैं विनियोग संबंधी मांग। एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न में कौन से तत्व हैं? तो उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय एवं शुद्ध निर्यात, तीनों है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। किस तत्व को किन्स ने स्थिर माना है? तो कुल पूर्ति फलन को। एक निश्चित समयावधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो समग्र पूर्ति कहते हैं। केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्न में से कौन है? तो सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आय के संतुलन स्तर पर बचत और निवेश क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आय उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्न में किसमें वृद्धि होती है? तो ये होती है आपका आय, रोजगार, उत्पादन, ये सभी में उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपभोग फलन का विचार किसने प्रतिपादित किया था? केन्स ने प्रतिपादित किया था। उपभोग फलन का फॉर्मूला आपका होता है सी बराबर फंक्शन ऑफ वाई। इसका मतलब है उपभोग निर्भर करता है आय पर। उपभोग निर्भर करता है तो यहाँ आ गया आय पर। निवेश के निर्धारक तत्व कौन से हैं? तो पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर दोनों है। किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय क्या है? वास्तविक विनियोग से। निम्न में से वास्तविक निवेश कौन है? तो भवनों का निर्माण। विनियोग गुणक का विचार दिया किन्स ने दिया था, लेकिन सबसे पहले इसको काहन अर्थशास्त्री ने दिया था और उसके बाद किन्स ने इसका वैज्ञानिक प्रतिपादन किया। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध है, तो ये सीधा संबंध है, और गुणक और सीमांत बचत प्रवृत्ति में उल्टा संबंध है। ठीक है, सीमांत बचत प्रवृत्ति रहेगा तो गुणक का उल्टा संबंध हो जाएगा, और गुणक का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के साथ सीधा संबंध है। कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो ये कथन, ये फॉर्मूला ही है, एमपीसी हो गया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्लस एमपीएस हो गया सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर 1। फिर एपीसी औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति भी 1 के बराबर ही होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर वाट, तो 1 ही होगा। गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये के हो गया गुणक, डेल्टा वाई हो गया आय में परिवर्तन, और डेल्टा आई हो गया विनियोग में परिवर्तन। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.2 है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8। कैसे? तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, अभी जस्ट ऊपर में देखे थे ये वाला, ये फॉर्मूला के आधार पर हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एमपीसी का मूल्य ज्ञात करना है, तो एमपीसी
प्लस एमपीएस मतलब सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान 0.2 है और यहाँ 1 हो जाएगा, तो एमपीसी बराबर 1 माइनस इसको उठा के इधर ले आएगा तो 0.2। अब 1 में 0.2 को घटाइएगा तो 0.8 आ जाएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 है तो गुणक क्या होगा, तो गुणक का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। अब इसमें बैठा देंगे 1/1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब एमपीसी का मान कितना है 1 दिया हुआ, तो 1 बैठा दे 1/0। अब ऊपर संख्या नीचे 0, तो भागा जब देंगे तो अनंत हो जाएगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। किन्स की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है, तो अपूर्ण रोजगार संतुलन। अतिरेक मांग उत्पन्न होने के कौन से कारण है, तो यहाँ पर आपका है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, करों में कमी, ये सभी है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। घरेलू अर्थव्यवस्था में शामिल है तो परिवार, उत्पादक और शासकीय तीनों, उपरोक्त सभी हो जाएगा। किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो कुल मांग में कमी। बेरोजगारी की समस्या का तात्पर्य है तो ऐच्छिक बेरोजगारी की समस्या से और अनैच्छिक बेरोजगारी दोनों से, तो सी हो जाएगा। किन्स के अनुसार बेरोजगारी दूर की जा सकती है, तो समग्र मांग को बढ़ाकर या फिर प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाकर भी बोला जा सकता है। मंदी दूर करने के लिए किन्स के विचार में क्या है, तो सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना चाहिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न है 1936 में प्रकाशित किन्स के ग्रंथ का नाम क्या है, तो उनके ग्रंथ का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। बचत फलन की परिभाषा दे, तो बचत है सो आय पर निर्भर करता है, तो बचत तथा आय के बीच के फलनात्मक संबंध को ही बचत फलन कहते हैं, तो ये फॉर्मूला है उसका। विनियोग क्या है, तो एक अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि को विनियोग कहते हैं, जैसे मशीन, औजार, भवन आदि के भंडार में वृद्धि। मतलब कमाने के उद्देश्य से यदि हम मशीन खरीदे हैं, कुछ भंडार करके रखे, तो वो सभी विनियोग ही कहलाएगा। उपभोग फलन किन चरों के बीच संबंध को व्यक्त करता है, तो उपभोग जो है वो आय और उपभोग के बीच फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है, फॉर्मूला है सी बराबर फंक्शन ऑफ वाई। सीमांत बचत प्रवृत्ति को परिभाषित करिए, तो इसका हो जाएगा आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं, इसका फॉर्मूला यहाँ है। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, तो उपभोग और आय के अनुपात को हम लोग औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति का मूल्य जो है शून्य होगा, तो यहाँ पर ऊपर भी बना के भी दिखाए थे, इसका मान शून्य बैठा देंगे, इसको उठा के इधर कर देंगे तो एमपीसी का मान 1 आ जाएगा। 5वां चैप्टर है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बजट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार के खाली स्थान ब्यौरा होता है, तो आय व्यय का ब्यौरा होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध बजट से है, तो अनुच्छेद 112। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब मानी जाती है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। जिन प्राप्तियों से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी होती, उसे क्या कहा जाता है, तो राजस्व प्राप्ति। जब किसी कर का कराघात तथा करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो इस कर को क्या कहा जाता है, इसको हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं। मतलब जिस पर लगाया गया है कर वही कर का भुगतान कर रहा है, तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। मतलब करापात जिस पर लगाया गया है, कराघात जो भुगतान करेगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो उपहार कर एवं आयकर दोनों को। अगला है जब आय के बढ़ने पर कर की दर भी बढ़ जाए तो इस प्रकार के कर को कौन सा कर कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रगतिशील कर। आय के सभी स्तरों पर जब एक समान दर से कर लगे तो इस कर को कौन सा कर कहेंगे, अनुपातिक कर। आय में वृद्धि के साथ यदि कर की दर घट जाए तो इसे कौन सा कर कहेंगे, प्रतिगामी कर। पूर्व विलासिता संबंधी वस्तुओं पर कर की दर होती है अधिक होती है। एक वित्तीय वर्ष में किया जाने वाला वह अनुमानित व्यय जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता ना ही देयता में कमी होती है, उसे क्या कहा जाता है, राजस्व व्यय। सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो दायित्वों का सृजन या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती उसे क्या कहते हैं, तो पूंजीगत प्राप्ति। सरकार के वे व्यय जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या वित्तीय दायित्वों में कमी होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे पूंजीगत व्यय। जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, राजस्व घाटा।
निम्न में से राजस्व घाटा की सही व्याख्या कौन करता है? तो बी हो जाएगा, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। प्राथमिक घाटा को दर्शाया जाता है तो इसका फॉर्मूला होगा प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। संतुलित बजट किसे कहा जाता है? जब कुल व्यय और कुल प्राप्तियां बराबर हो। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक उद्देश्य है? तो अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना। यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो यहाँ -1 बताया गया है, तो इसको आप लोग निकाल के देख सकते हैं। a बराबर 1 माइनस 0.5। अब 1 में 0.5 घटा दिए तो 0, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ 5 दूनी 10, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा। यदि सरकार संतुलित बजट का सृजन करती है, सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का व्यय करने से आय में कितनी वृद्धि होगी? तो 100 करोड़ ही होगी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? तो सामूहिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसे सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। बजट से क्या तात्पर्य है? तो बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का एक लेखा जोखा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रगतिशील कर क्या है? तो जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे कर की दर ऊंची होती जाती है, ऐसा कर प्रगतिशील कहलाता है। राजस्व, कर राजस्व से आप क्या समझते हैं? तो कर राजस्व में कर की प्राप्तियां और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क शामिल होते हैं। निगम कर क्या है? तो फर्म एवं कंपनियों की आय पर लगाए जाने वाला कर निगम कर कहलाता है। छठा चैप्टर और लास्ट चैप्टर है आपका खुली अर्थव्यवस्था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है, भुगतान शेष के वित्तीय लेन देन से संबंधित खाता कहलाता है पूंजी खाता। विदेशों में पूंजी निवेश से आय है लेनदारी। व्यापार शेष बराबर क्या होगा? तो दृश्य वस्तुओं के निर्यात माइनस दृश्य वस्तुओं के आयात। भुगतान शेष के घटक हैं तो चालू खाते पर भुगतान संतुलन और पूंजी खाते पर भुगतान संतुलन दोनों होगा, इसलिए सी हो जाएगा। भुगतान शेष का चालू खाता अल्पकालीन वास्तविक लेन देन को दर्शाता है। खुली तथा मुक्त अर्थव्यवस्था विनिमय दर कौन निश्चित करता है? तो मांग तथा पूर्ति। स्थिर विनिमय दर कौन निर्धारित करता है? तो मौद्रिक अधिकारी। विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन क्यों आता है? तो इनमें से सभी के कारण। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, खुली अर्थव्यवस्था क्या है? तो खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अन्य राष्ट्रों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यापार किया जाता है। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? तो बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अन्य राष्ट्रों के साथ वस्तुओं और सेवाओं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यापार नहीं किया जाता है। विनिमय दर क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है। यह विनिमय की वह दर है जिस पर किसी देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश की मुद्रा में बदली जा सकती है। स्वर्ण मान क्या है? तो स्वर्ण मान में सभी देशों की मुद्रा सोने के रूप में परिभाषित की जाती है। लगभग 1870 से 1914 प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने तक स्वर्ण मान प्रचलित था। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो ये 1944 में ही हुई, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। विशेष आहरण अधिकार SDRS कब शुरू किया गया? 1969 ईस्वी में। भुगतान शेष लेखा में दृश्य मदों का शेष क्या दर्शाता है? तो व्यापार शेष। भुगतान शेष के घटक को लिखे तो चालू खाता और पूंजी खाता। दृश्य व्यापार क्या होता है? तो वस्तुओं के निर्यात और आयात को दृश्य व्यापार कहते हैं, मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पूंजी खाता क्या है? तो यह वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। इसमें सभी प्रकार के अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी अंतरण शामिल किया जाता है, मतलब जो भी लेन देन होता है शामिल होता है। चालू खाता क्या है? तो भुगतान शेष का चालू खाता अल्पकालीन प्राप्ति तथा भुगतान को दर्शाता है। यह संतुलित या असंतुलित हो सकता है। इसमें दृश्य एवं अदृश्य दोनों प्रकार की मदें शामिल की जाती है। दोहरा घाटा क्या है? तो जब अर्थव्यवस्था में व्यापार घाटा और बजटीय घाटा दोनों हो तब उसे दोहरा घाटा कहा जाता है। तो बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र के संपूर्ण चैप्टर को मैंने ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बताया है जो JCRT द्वारा प्रश्न बैंक जारी किया गया था ऑफिशियल, और ये आंसर भी उन्हीं के द्वारा जारी किया गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ये सभी प्रश्न आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। जय हिंद, जय भारत।